Recording in progress. और हम उसमें सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं थर्मल decomposition of ethanol, जिसकी डायग्राम हमने आपके साथ शेयर की थी। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। ओके, तो सबसे पहली बात, मिनरल वूल को हमने सोक किया है इथेनॉल में। सो मिनरल वूल is used to absorb ethanol। सेकेंड, आप नोट करें, ये आपके पास प्यूमिस है। प्यूमिस ब्रोकन क्रॉकरी होता है। और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड या सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है। जब आप थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं ना, तो ये प्यूमिस ब्लैक कलर का हो जाता है क्योंकि इस पे कार्बन सूट डिपॉजिट हो जाता है। During thermal decomposition, carbon soot is deposited at pumice. This shows black color. ओके, एक और बात जो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट करें, इथीन को जो है वो ओवर वाटर कलेक्ट किया जा रहा है बिकॉज इथीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इथीन insoluble in water, so we can collect it over water. Okay, next, क्योंकि हम बहुत स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर रहे होते हैं, इसलिए ये ट्यूब रेड हीट हो चुकी होती है। हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के बाद इस डिलीवरी ट्यूब को वाटर ट्रफ से बाहर निकाल लेते हैं, सो दैट ये वाटर सक बैक होकर इस ट्यूब में ना जाए। अगर चला गया तो ट्यूब बर्स्ट हो जाएगी। ओके, हम यहां लिखेंगे आफ्टर द एक्सपेरिमेंट delivery tube is removed from the water to prevent sucking back of water into the tube. ओके, ये हमारा पहला मेथड है। अच्छा, हम यहां से इक्वेशन भी बना सकते हैं। आपको पता है हमने इथेनॉल लिया हुआ है, तो ये हो जाएगा CH3CH2OH
और आप जानते हैं कि हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड है प्यूमिस की फॉर्म में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इथीन एंड वाटर में प्लस H2O। जगह नहीं है तो मैंने यहां लिख दिया, सही है। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, कोई भी शख्स पूछे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को क्या जवाब देंगे आप? ये बेसिकली होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या होता है ये? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, सही है। ये मेरा पार्ट ए हो गया प्रिपरेशन का। अब पार्ट बी करते हैं। इस पार्ट बी में मैकेनिज्म भी आएगा, इस पार्ट बी में ठीक ठाक इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, बहुत इंफॉर्मेशन होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। सो अब हम डिस्कशन करेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ ethanol. Guys, dehydration is basically the removal of water. अगर रिमूवल ऑफ वाटर नहीं कहेगा तो बेटा लॉस ऑफ 18 यूनिट मास भी तो कह सकते हैं, बिकॉज 18 इज द एमआर ऑफ वाटर, राइट। एक और बात कि जरूरी नहीं है कि डिहाइड्रेशन ही बोला जाए, हो सकता है एग्जामिनर इसको एलिमिनेशन कह दे, हो सकता है एग्जामिनर इसको क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो डिहाइड्रेशन बोलो या एलिमिनेशन रिएक्शन बोलो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, ओके। अब डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल से हम इथीन बनाएंगे, और डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल के लिए जरूरी है कि हम रिएजेंट्स बताएं आपको। The first reagent is ethanol itself. The second reagent is basically concentrated H2SO4. And the third reagent is basically NaOH. NaOH एक सेपरेट कॉनिकल फ्लास्क में होता है, जबकि इथेनॉल और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक डिफरेंट कॉनिकल फ्लास्क में होते हैं। ये तीनों रिएजेंट्स एक साथ एक वेसल में कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, अगर एग्जिस्ट करेंगे तो डिहाइड्रेशन का प्रोसेस नहीं होगा। NaOH यूज क्यों कर रहे हैं? NaOH इज बेसिकली द हाइग्रोस्कोपिक एजेंट। और hygroscopic agent is basically the moisture absorbent. Okay, जब ये रिएजेंट्स रिएक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली रिएक्शन कंडीशंस भी तो काउंट होंगी ना, और ये रिएक्शन कंडीशंस एग्जामिनर्स की फेवरेट हैं, बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। तो फर्स्ट वन इज टेम्परेचर which is 180 degrees Celsius. The second one is catalyst, और यहां पर जो कैटलिस्ट है वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होगा। तो ये जहन में रखिएगा कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 रिएजेंट भी है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कैटलिस्ट भी है, और मैं इसको 5 मिनट के बाद प्रूव भी करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। जो प्रोडक्ट बनेगी उसमें आपके पास दो चीजें होंगी, एक इथीन और एक वाटर। इथीन इज C2H4 एंड वाटर इज H2O। तो जो फर्स्ट फ्लास्क होगी उसमें इथेनॉल और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा। ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो इथीन और वाटर बनाएंगे। इथीन और वाटर ये दोनों डिलीवरी ट्यूब के थ्रू एक सेकंड कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आएंगे, जहां पर ऑलरेडी NaOH अवेलेबल होगा। NaOH इस वाटर को एब्सॉर्ब करेगा और इथीन को ड्राई फॉर्म में पास कर देगा।
इक्वेशन CH3 CH2OH 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है, यू विल गेट इथीन एंड वाटर। सो अगर इथेनॉल की डिहाइड्रेशन करेंगे तो इथीन मिलेगा, प्रोपेनॉल की डिहाइड्रेशन करेंगे तो प्रोपीन मिलेगा, ब्यूटेनॉल की डिहाइड्रेशन करेंगे तो ब्यूटीन मिलेगा। ऑलराइट, ये रिएक्शन होता है, ये तो हम बता रहे हैं आपको, लेकिन किस मैकेनिज्म के थ्रू होगा उससे रिलेटेड अब बात करते हैं। And you guys have to be very, very careful during the mechanism, all right? Have to be very, very careful. So let's move on to the second mechanism of the syllabus. आप जानते हैं कि ये आपके पास फ्लास्क ए में इथेनॉल है, और आप जानते हैं कि फ्लास्क ए के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी है। ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आयोनाइज होगा फ्लास्क में इनटू H प्लस एंड HSO4 नेगेटिव आयंस। अब फ्लास्क में दो चीजें हैं, इनफैक्ट थ्री, इथेनॉल, हाइड्रोजन आयन एंड HSO4 नेगेटिव आयन, राइट? तो स्टेप वन देखो, CH3 CH2 oxygen and hydrogen. Guys, oxygen belongs to group 16 of the periodic table, so it has 6 valence electrons. मैं काउंट कर रहा हूं आपके सामने, 1 2 3 4 5 6. That means ethanol will serve as a nucleophile because it has a lone pair. क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है और इस HSO4 के ऊपर माइनस चार्ज है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, इसका मतलब ये दो न्यूक्लियोफाइल आपस में रिएक्शन नहीं कर सकते। लेकिन आप जानते हैं कि इस H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, which means it is electron deficient. If it is electron deficient, obviously it can react with ethanol because ये न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल, and they can react together. तो स्टेप वन में इथेनॉल जो है वो रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन आयन के साथ। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, बट यूज वो एक ही करेगा, दूसरा लोन पेयर कभी भी यूज नहीं होता। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन आयन को डोनेट करेगा, एंड सो दैट अ डेटिव बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ये CH3 एज इट इज, ये CH2 एज इट इज, ये ऑक्सीजन ऑलरेडी था, इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का डेटिव बॉन्ड बन गया। Okay, let's distribute the electrons of oxygen after the formation of dative bond. ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। जब डेटिव बॉन्ड नहीं बना था तो 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, जब डेटिव बॉन्ड बन गया तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, एंड बिकॉज ऑफ दैट डेफिशिएंसी ऑक्सीजन हैज पॉजिटिव चार्ज। सो मैं लोन पेयर के बजाय पॉजिटिव चार्ज शो करूंगा, क्योंकि लोन पेयर अंडरस्टूड कंसीडर किया जाता है। ये बात डेटिव बॉन्डिंग में भी बताई थी मैंने डेटिव बॉन्डिंग में ये भी बताया था आपको कि ऑक्सीजन हमेशा 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, बट व्हेनेवर ऑक्सीजन फॉर्म्स 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स, उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा, फॉर द सेम रीजन जो कि मैंने अभी आपको इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में सिखाया है। याद रखिएगा कि जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको ऑक्सोनियम आयन कहते हैं। ऑक्सोनियम आयन को एमसीक्यूज में एग्जामिनर ऐसे भी लिख सकता है, CH3 CH2 OH2 प्लस। एग्जामिनर को आपसे ये इक्वेशन चाहिए, ये एरो की प्लेसमेंट्स चाहिए जो मैंने बनाएंगी, उसको वर्डिंग्स नहीं चाहिए आपसे, ठीक है? बट वर्डिंग्स आपके रिवीजन के लिए लिख रहा हूं, ताकि आपको 1 मंथ के बाद, 2 मंथ्स के बाद या A2 में जाके अगर रिवीजन करना हो तो एटलीस्ट यू शुड हैव समथिंग।
in your register so that you can revise easily. So हम यहाँ लिखेंगे lone pair of oxygen and ethanol reacts with electron deficient hydrogen ion so that dative bond is formed between oxygen and hydrogen. Hence, oxonium ions are formed. ये स्टेप 1 की एक्सप्लेनेशन होगी. स्टेप 2 मैं ऑक्सोनियम आयन से स्टार्ट करूंगा. CH3 as it is, CH2 as it is, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, पॉजिटिव चार्ज. Guys, oxygen is a more electronegative element and a positive charge on it makes the oxygen unstable. स्टेबल होने के लिए ऑक्सीजन को ये प्लस चार्ज खत्म करना है, और ये प्लस चार्ज उसी वक्त खत्म होगा जब ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा. एक इलेक्ट्रॉन हासिल करने की दो डिफरेंट सिचुएशंस हैं. पहली कि वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन हासिल कर ले, दूसरी वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हासिल कर ले. अगर वो इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा तो ऑब्वियसली वापस इस फर्स्ट स्टेप के ऊपर चला जाएगा, विच इज यूजलेस. अल्टीमेटली ऑक्सीजन जो है वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन पुल करेगा थ्रू हाइड्रोलाइटिक फिशन. ये इसने कार्बन का इलेक्ट्रॉन पुल किया थ्रू हाइड्रोलाइटिक फिशन, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वाटर बन जाएगा. और क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन, विच इज व्हाई कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा. एंड व्हेनेवर कार्बन कैरीज पॉजिटिव चार्ज, उसको कार्बोकैटायन कहा जाएगा. कार्बन को कहते हैं कैटायन, पॉजिटिवली चार्ज. Let's write down the explanation for this. Oxygen, because of positive charge, in unstable to neutralize its positive charge, it pulls the electron from carbon atom. As a result, carbocations are formed. So when carbon carries positive charge, उसको carbocation कहा जाता है. All right. Now let's move on to the third step. And obviously वो third step में इस carbocation के साथ start करूंगा. Recording in progress. Okay. तो third step जो है वो हमारा इस carbocation से start होगा. हम इस third step को यहाँ लिखते हैं. Guys, जो आपके पास third step है उसमें CH3 CH2 है. आपको बात समझाने के लिए मैंने उस CH3 को इस तरह से लिखा है, और ये हो जाएगा CH2+. Alright? In order to understand the entire concept, let's distribute the electrons. ये गाइस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है,
जिसको मैंने ब्लू पेन से रिप्रेजेंट किया है। एंड ऑब्वियसली गाइस ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ग्रीन पेन से रिप्रेजेंट किया है। ऑलराइट, अलर्ट रहना बहुत। I need to neutralize this positive charge of carbon, and for that carbon needs only one electron. Obviously, it will get the electron from this hydrogen atom. And how? उसके लिए ये बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम शिफ्ट होगा, और यहां से हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन रिमूव हो जाएगा। तो ये CH2 पहले से था, ये सिग्मा बॉन्ड भी पहले से था, ये CH2 भी पहले से था, लेकिन एक बॉन्ड शिफ्ट हुआ। जब बॉन्ड शिफ्ट होगा तो बिटवीन द कार्बन एटम ऑब्वियसली डबल बॉन्ड बनेगा, और जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा यू विल गेट एन एल्कीन, यू विल गेट योर इथीन, एंड दैट्स हाउ द इथीन इज ऑब्टेन्ड। और यहां से हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन चला जाएगा। आप नोट करें, मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दोबारा से सिखाता हूं। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था जो कि कार्बन ने हासिल किया, जिसकी वजह से उसके ऊपर उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हुआ, राइट। और ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन था जो कि उसी के पास रहा ड्यूरिंग द रिएक्शन, कहीं नहीं गया। तो कार्बन का जो प्लस चार्ज है वो टेक्निकली हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की वजह से खत्म हो रहा है, और क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चला गया है, इसलिए हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन रिमूव होगा, राइट। तो मैंने रिएक्शन किससे स्टार्ट किया था? हाइड्रोजन आयन से। मुझे वापस क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन आयन एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। अब नोट करें, इस थर्ड स्टेप में मैंने क्या किया है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किया है और शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड किया है। So removal of hydrogen and shifting of bond always takes place from adjacent carbon atom. Adjacent carbon atom is basically the neighbor carbon atom. कैसे पहचानेंगे neighbor carbon atom को? जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज होता है उसके नेबर में जितनी कार्बन एटम्स होंगी सब एडजेसेंट कार्बन एटम्स होंगी। ये एडजेसेंट कार्बन एटम है, ये नेबर कार्बन एटम है। इससे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, इससे शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड होगा, हमेशा, हर केस के अंदर, हर मॉलिक्यूल के अंदर। ये बात लिखने की, और इससे मैं तकरीबन 20-30 MCQ सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। Removal of hydrogen and shifting of bond takes place from adjacent carbon atom. यहां से एक एग्जामिनर अप्रोच, an examiner approach is कि सर इथेनॉल ने और इस हाइड्रोजन आयन ने रिएक्शन करके इथीन बना लिया, दैट्स परफेक्ट, लेकिन कॉनिकल फ्लास्क में HSO4 नेगेटिव आयंस भी तो अवेलेबल हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ HSO4 नेगेटिव आयन इन द कॉनिकल फ्लास्क? तो याद रखिएगा कि ये जो HSO4 नेगेटिव आयंस हैं ये न्यूक्लियोफाइल है बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज, और उसी रिएक्शन वेसल के अंदर ये कार्बोकैटायन भी है व्हिच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल, दे कैन रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म अ कंपाउंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉनिकल फ्लास्क है, जहां उस कॉनिकल फ्लास्क में इथीन बनेगी, एग्जैक्टली उसी कॉनिकल फ्लास्क में ये इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स आपस में रिएक्शन करके एक और प्रोडक्ट भी बना रहे होंगे, एंड ऑब्वियसली वो जो प्रोडक्ट बनेगी उसमें कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और ये स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। इसको कहते हैं इथाइल, H को कहते हैं हाइड्रोजन, SO4 को कहते हैं सल्फेट। सो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट इज अनदर प्रोडक्ट, यानी इथीन के साथ ये भी बन रहा होगा, बट फर्क इतना है कि इथीन 98% बन रहा होगा या 2% बन रहा होगा, बनेगा जरूर। ओके,
Recording in progress. मैं डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल